हेलो, आई एम शायन देवन जी। मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा पे रहता हूँ। मैं इस साल जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर के लिए अपियर किया था और मेरे 100 में स्कोर आया था 87.67। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 6। मैं अब बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सुरेंद्रनाथ कॉलेज। तो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। इसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करूंगा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स कोर्स पे। मैं इस साल जैम पे अपियर किया था, तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि जैम के लिए कैसे प्रिपरेशन लेना पड़ता है और जैम का स्ट्रेटेजी कैसा है, जैम का रिसोर्स कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो फर्स्ट में जैम क्या है? जैम एक एडमिशन टेस्ट है जिसके पास करने के बाद आपको कोई सारे आईआईटी एनआईटी मिलेगा जिस पे आप मास्टर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। तो जैम में आपको रैंक अच्छा होगा तो आपको आईआईटी मिलेगा, उसके बाद आपको एनआईटी है, उसके बाद आईआईएससी, ऐसा भी बहुत सारे कोर्स ऑफर करता है। तो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर में मेनली 4 ऑप्शन रहता है। तो फर्स्ट में आता है आईआईटी बॉम्बे, जो एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में आपको ऑफर करता है। उसके बाद आता है आईआईटी कानपुर, जो आपको एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स में कोर्स ऑफर करता है। उसके बाद आता है आईआईटी बॉम्बे, पर वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं, एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च में वो आपको कोर्स ऑफर करता है। एंड लास्ट में है आईआईटी तिरुपति, जो आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का एक एमएससी कोर्स ऑफर करता है। इसके बाद भी आपको आईआईटी पलक्कड़ है, जो मैथमेटिक्स में एमएससी ऑफर करता है। एनआईटी है, जो कंप्यूटर साइंस में आपको ऑफर करता है कोर्स। इस ऑल मतलब हर एक कोर्स आपका जैम से ही एंट्री होता है। तो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है? जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर एक 100 मार्क्स का पेपर है एंड इसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर। और जैम इस पेपर में आपको 3 सेक्शन मिलता है। फर्स्ट सेक्शन है एमसीक्यू। एमसीक्यू पे आपका 30 क्वेश्चन होता है। इसके बाद सेक्शन आता है जो है एमएसक्यू। इस पे आपको 10 क्वेश्चन रहता है। एंड लास्ट में आता है नेट। इसके आपको 20 क्वेश्चन करने के लिए होता है। तो आप एमसीक्यू 30 जो क्वेश्चन होता है उस पे आप 2 भाग है। एक है फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स कैरी करता है, एंड उसके बाद है 20 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स कैरी करता है। एंड एमएसक्यू का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। नेट का 20 क्वेश्चन का 2 पार्ट है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है एंड लास्ट 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो ये होता है जैम एमएस पेपर का स्ट्रक्चर। तो आपको एमसीक्यू के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, एमएसक्यू के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, नेट के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये 3 सेक्शन बहुत अलग है। तो एमसीक्यू सेक्शन क्या होता है? एमसीक्यू सेक्शन में आपका एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलता है, पर इस पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है। एमएसक्यू के आपका एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलता है, पर इस पे आपका कोई सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एंड नेट पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। नेट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करता है, पर इस पे जो वैल्यू आता है वो न्यूमेरिकल टाइप आंसर होता है। तो एमसीक्यू पे आपको एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा एंड एमएसक्यू के आपको कोई सारे ऑप्शन सिलेक्ट करना हो पड़ता है, पर आपको ऑल करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। कोई रॉन्ग ऑप्शन आप सिलेक्ट किए हैं तो वो क्वेश्चन रॉन्ग में रॉन्ग मान चुका जाएगा, तो उस पे आपको मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बाद आता है नेगेटिव मार्किंग। एमसीक्यू पार्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। एमसीक्यू पार्ट पे नेगेटिव मार्किंग ये है कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए 1/3 होता है नेगेटिव मार्किंग। एंड एमसीक्यू पार्ट में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए 2/3 होता है नेगेटिव मार्किंग। एंड एमएसक्यू एंड नेट पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप अब जैम सिलेबस पे बारे में हम बात करते हैं। तो जैम सिलेबस का 2 पार्ट है, एक है मैथमेटिक्स एंड एक है स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिक्स पार्ट पे आपका 40% वेटेज आता है एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट पे आपका 60% वेटेज आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस पे अराउंड 40 मार्क्स आपको मैथ पार्ट से आएगा एंड अराउंड 60 मार्क्स आपको स्टैटिस्टिक्स पार्ट से आएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि मैथ एंड स्टैट बहुत मतलब इक्वल वेटेज से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि आप
ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप स्टैटिस्टिक्स पार्ट बहुत अच्छा कर लिया, मैथ पार्ट को इग्नोर कर दिया, और मैथ पार्ट को बहुत अच्छा कर लिया तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट को इग्नोर कर दे। इससे हो सकता है कि आप मतलब जिस साल आपका बहुत क्वेश्चन इजी हो जाएगा तो उस साल आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको दोनों ही पार्ट पे आपको अच्छे से तैयारी करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जैम का रिसोर्स कहाँ से मिलता है। तो जैम का बहुत सारे रिसोर्स है, कुछ रिसोर्स फ्री मतलब आप फ्रीली अवेलेबल भी कर सकते हो। तो फर्स्ट रिसोर्स मैं जो कहूँगा फ्री है वो है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो तनुजीत चक्रवर्ती ब्लॉग। तो तनुजीत चक्रवर्ती ब्लॉग जो है वहाँ पर हर एक स्टैटिस्टिक्स का नोट मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ रख चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से स्टैटिस्टिक्स पार्ट आप सीख सकते हो। तो उस पे जो प्रॉब्लम है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फ्री रिसोर्स है कोई भी स्टूडेंट के लिए जो जैम और स्टैटिस्टिक्स पार्ट में एक्सेल करना चाह रहा है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए मेरे एक ट्यूटर थे जो तुलसीदास मुखोपाध्याय है। मैं हर एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो ही मेरे को स्टैटिस्टिक्स सिखा रहा है जो ही मैं सीख चुका हूँ अभी तक। एंड उसके बाद मैंने जैम के लिए एक जगह पर इनरोल किया था, वो है सुप्रीमम क्लासेस। एंड वहाँ पर मेरा सेट थे शशि भूषण शाह सर। तो सुप्रीमम क्लासेस आपको मतलब रेगुलर क्लास भी कराता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का टीचिंग के लिए, एंड उसके बाद भी वो लोग आपको मॉक टेस्ट का सुविधा भी देता है क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे रिसोर्स से ही मैंने प्रैक्टिस किया था। तो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कोई सारे लोग कहते हैं कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन कर सकते हो, पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बीएससी फर्स्ट ईयर से ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जैम का जो सिलेबस है उसको 80% आपको सीखने के लिए आपको बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपको लग जाता है। तो फर्स्ट ईयर से जैम का प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आप जैसे जैसे ग्रेजुएशन बढ़ रहा है उसको कंप्लीट करने जाओ। तो सेम 4 के बाद आप जब सेम 5 में आ रहे हो तो तब आपको जैम और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आपको फोकस करना पड़ता है। तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका टॉपिक पे बहुत सारे ध्यान मतलब अटेंशन दो, आप उसको अच्छे से सीखो, क्योंकि मतलब उस टाइम आपको जैम पे डाइवर्ट होने का कोई मतलब नहीं रहता है। आप दोनों साइड से आप मतलब कोई एडवांटेज नहीं मिलता। तो आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में अच्छे से सीखो एंड वो सारे सब्जेक्ट अच्छे से सीखो, क्योंकि वो आप जैम के टाइम मतलब वो यूज कर सकते हो। इसलिए उस सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो। एंड सेम 5 का जो कॉन्सेप्ट है मतलब सेम 5 के आपको इन्फरेंस आएगा। तो इन्फरेंस आएगा जो आप जैम के लिए नहीं जानते हो। तो सेम 5 में आप जब आ रहे हो आप मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट ला रहे हो एंड इन्फरेंस सीख रहे हो। तो इससे क्या होता है आपका जैम का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आप जस्ट स्टडी पे फोकस करो और आपका स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो। जब आप सेमेस्टर 5 में एंट्री ले रहे हो तब आप मैथमेटिक्स पे फोकस करो, मैथमेटिक्स अच्छे से करो एंड उसके बाद इन्फरेंस को अच्छे से करो, क्योंकि इन्फरेंस आपका मैथमेटिक्स पोर्शन से भी मतलब बेसिक फाउंडेशन लेता है एंड स्टैटिस्टिक्स से तो लेता ही है। तो इससे क्या होगा, तो आप जब मैथमेटिक्स के कर लोगे तो उसके बाद आप इन्फरेंस में एंट्री करो तो आपका इन्फरेंस क्लियर हो जाएगा। तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऐसा था कि मेरा जून जुलाई तक मेरा सेमेस्टर 4 एग्जाम खत्म हुआ था। तो उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस थे कि मेरे ईयर 1 एंड ईयर 2 पे जो सब्जेक्ट है वो मैं अच्छे से कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सुप्रीमम क्लासेस में एंट्री लिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वो लोग रेगुलर क्लास में मेरा ईयर 1 एंड ईयर 2 पे जो टॉपिक थे वो कवर कर रहे थे। तो उससे क्या होता था, एक मेरे को रिवीजन हो रहा था। एंड उसके बाद वो लोग इन्फरेंस स्टार्ट किया। तो इन्फरेंस जब स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरे कॉलेज और टीचर इन्फरेंस नहीं स्टार्ट किया था, पर इन्फरेंस स्टार्ट करना था क्योंकि इस साइड से जैम भी आ रहा है आपका फरवरी के आसपास। तो क्या हुआ, मैं उस लोग मेरा इन्फरेंस कवर कर रहा था। जब इन्फरेंस वो लोग कवर कर लिया तो मेरे सिलेबस ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया था।
तो मेरे सिलेबस अक्टूबर के आसपास 90% जब कंप्लीट हो गया था, मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने उसके बाद टेस्ट पे मैंने फोकस किया, क्योंकि आपका टेस्ट जब दे रहा है तो आपको मिस्टेक होगा और वो मिस्टेक से ही आपका मतलब वीक पॉइंट्स बाहर आएंगे। जब आप सीख रहे हो तो आपको यही लगता है कि हाँ ये तो मैं पढ़ लिया, ये तो मैं पढ़ लिया, तो मेरे को हो रहा है तो हो जाएगा। पर जब आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद और 90% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब आप टेस्ट पे जा रहे हो, जब आप फुल टेस्ट पे अपियर कर रहे हो, तो उस टाइम आपका डिफिकल्टी अराइज करेगा, क्योंकि आप इस 2 ईयर कोई भी टेस्ट पे नहीं थे, कोई भी टाइम लिमिट पे टेस्ट नहीं दे रहे थे। और मतलब जैम को जो टेस्ट फॉर्मेट है वो बहुत अलग है, मतलब नॉर्मल एग्जाम से तो बहुत ही अलग है। तो आपको एमसीक्यू करना पड़ रहा है, आपको टाइम को ठीक से डिवाइड करना पड़ रहा है, और आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन इजी है। क्योंकि आप जब एग्जाम पे अपियर कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपका हर एक क्वेश्चन करना होगा, तो मतलब वो नहीं होता है। तो आपको इजी क्वेश्चन चूज करना पड़ता है और इजी क्वेश्चन को ही करना पड़ता है। और जो अच्छे है वो ऐसे ही करता है कि इजी क्वेश्चन पे ही फोकस करता है, हार्ड क्वेश्चन पे हम मतलब नहीं फोकस करता है। इजी क्वेश्चन पे फोकस करो एंड उससे आप मार्क्स को ले आओ, कि उससे कोई मार्क्स भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। उसके बाद हार्ड क्वेश्चन आप सॉल्व किए, आपको मार्क्स मिले हो तो ठीक है, बोनस है, पर इजी क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अक्टूबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड इसके बाद मैंने अक्टूबर एंड नवंबर मंथ मैंने रखा था कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा। तो इसमें सुप्रीम क्लासेस बहुत हेल्प किया था, क्योंकि उस लोग मतलब हर एक वीक में 2-3 मॉक टेस्ट ले रहे थे और टोटल 30 मॉक टेस्ट हम लोग को प्रोवाइड किए थे। एंड मॉक टेस्ट पे हमको बहुत सारे मतलब गलती नजर आए कि मैंने ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, एंड मैंने ये गलत कर रहा हूँ। तो पर मेरे को इस चैप्टर का इस टॉपिक पे मेरे को फोकस करना होगा। तो ऐसे ऐसे चीज बाहर आता है। तो जब ऐसे ऐसे चीज बाहर आता है तो आप क्या करते हो, तो आप उस मतलब आप ले लो कि आप इन्फ्रेंस कर रहे हो, तो इन्फ्रेंस पे आपके ये आया कि आप एमएलई में अटक रहे हो, तो आप तब क्या करोगे, इन्फ्रेंस खोलोगे और एमएलई का और एक बार रिवीजन कर लेंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट है, अब आप सब टॉपिक के ऊपर काम करोगे जहां जहां पर आप अटक रहे हो। तो अक्टूबर नवंबर हम लोग ऐसे रिवीजन किए थे एंड मॉक टेस्ट दे रहा था टाइम लिमिट में, मतलब 3 आवर तो 3 आवर। एंड और एक एडवांटेज के ये थे कि वो लोग हम लोग का मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो जैम का सर्वर से एकदम मैं मतलब सेम है। तो हम लोग जब घर पे दे रहे थे तो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा था कि मैं जब फरवरी मंथ पे जैम के लिए अपियर करूंगा तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये और एक एडवांटेज था। तो नवंबर मंथ पे हमको ऑलमोस्ट और एक बार रिवीजन हो गया। इसके बाद आता है दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ पे भी हम लोग आप मॉक टेस्ट कम कर दिए, पर अब हम टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि मतलब एक टॉपिक चूज कर लिया एक दिन और उसके ऊपर कोई सारे प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस कर लिया था। तो ऐसे ऐसे 30 डे में आपका टॉपिक कितना है, आपका टॉपिक अराउंड 15%, तो 2-2 बार रिवीजन हो जाता था। और जनवरी मतलब हम लोग का दिसंबर मंथ पे ही ऐसा प्रिपरेशन था कि हाँ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ तो मतलब हाँ अब तो हो जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था। पर तो जनवरी मंथ मतलब फ्री हो जाता था। शशि सर भी कहता है कि फ्री हो जाओ। तो पर मेरे को यूनिवर्सिटी का सेमिस्टर एग्जाम था, तो मेरे सेमिस्टर एग्जाम था 30 जनवरी को, 30 जनवरी से 6 फरवरी तक। एंड हम लोग का जैम था फरवरी 11th। हाँ, तो जनवरी मंथ पे हम क्या कर रहे थे, तो अब जैम से थोड़ा सा फोकस हटा लिया था एंड हम लोग सेमिस्टर का एग्जाम में पूरा फोकस दे दिया था। तो हम लोग ऐसे सेमिस्टर एग्जाम एंड जैम को बैलेंस किए थे। पर जो लोग का सेमिस्टर एग्जाम, कोई सारे कॉलेज का सेमिस्टर एग्जाम नवंबर में खत्म हो जाता है तो उसके लिए अच्छा है। तो आपका जब दिसंबर मंथ पे आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो आप जनवरी मंथ को आपको छोड़ देना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन छोड़ दो, पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है।
आपको ये नहीं करना होगा कि दिसंबर के बाद जनवरी में कि आप बहुत टेंस्ड होगा एंड टेंस्ड होके पढ़ोगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको रिकल करना होगा, हाँ मेरे को ये रिकल हो रहा है तो ठीक है, और जो रिकल नहीं होगा उसको हम और एक बार रिवाइज कर लेंगे। और मतलब मिक्स्ड पूल से आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा, कि ये नहीं कि आज डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे। तो क्या होता था, मैं उठता था तो मतलब मेरे दोस्त प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सेंड करते थे कि ये नहीं हो रहा है, तो मैं वो कर देता था। मेरे ग्रुप पे भी जो डाउट आता था तो मैं वो भी कर देता था। क्योंकि ऐसे करने से आपको क्या होता है कि जब आप ग्रुप पे फ्रेंड का डाउट सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आपको नहीं जानते हो कि कौन सा प्रॉब्लम आएगा। तो जब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका टॉपिक पे मतलब ग्रिप आ गया है, तो इसलिए आप कोई भी एक प्रॉब्लम आ रहा है तो सॉल्व कर दे रहे हो। तो ये आपका कॉन्फिडेंस देता है, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि कोई दिन आपका ऐसा हुआ कि आप मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। तो उससे क्या होता है, उससे आपका नेगेटिव इम्प्रेशन भी आता है कि ये क्या हो रहा है कि मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। पर उससे डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मतलब ये प्रैक्टिस मैंने बहुत सारे एग्जाम के लिए किया था कि कोई भी एक प्रॉब्लम आ रहा है रैंडमली एंड वो सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये इससे मेरे को मतलब मैक्सिमम टाइम फायदा ही मिला है। कि और जो नहीं हो रहा है तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ कि कोई सॉल्यूशन डाल दिया तो देख लेता हूँ कि मैं क्यों नहीं ये कर पाया। तो उससे आपको क्या होता है, तो आपका हर एक डायरेक्शन पे से ही आपका एडवांटेज ही है। तो ये और एक मतलब मेथड है मेरे प्रिपरेशन का। तो मैंने 26 से 30 जनवरी से 6 फरवरी तो सेमेस्टर एग्जाम में बिजी हो गया। तो सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ, मैं 7 से हाँ 9 तक 7 8 9 फरवरी मतलब हर एक फार्मूला एक बार रिकल कर लिया। एंड 10 मैंने छोड़ दिया था एंड 11 तो हम लोग का एग्जाम ही था। तो ऐसे मतलब मेरा जैम प्रिपरेशन खत्म हुआ था। और मैं कहूँगा कि आप जनवरी पे ही रिलैक्स करने लग जाओ एंड फरवरी का आपका फर्स्ट और सेकंड संडे पे ही आपका एग्जाम होगा। तो आप फरवरी में पूरा का पूरा है ही छोड़ दो, ठीक है। मतलब फरवरी में कोई भी प्रिपरेशन कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं सोचो कि क्या होगा। जस्ट सोचो कि हाँ हम लोग 100% रेडी है एंड हम एग्जाम के दिन ही देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हो, पर ऐसे नहीं है कि आप बुक खोल के पढ़ रहे हो। ऐसे फरवरी में कोई मतलब एडवांटेज और नहीं आता है। तो जो आप कर रहे हो जनवरी तक ही होता है। उसके बाद आप जो कर रहे हो आपका माइंड पे और कि मतलब संतुष्ट हो रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, पर कोई मतलब असर नहीं पड़ता है। यही था। और आप मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे स्ट्रेटेजी लिया था। तो एग्जाम का मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। कि मॉक टेस्ट जब मैं दे रहा था, मॉक टेस्ट पे मैं स्ट्रेटेजी मतलब फर्स्ट दिन का जो मॉक टेस्ट था उससे ही मैंने स्ट्रेटेजी बनाकर रखा था कि मैंने कैसे एग्जाम के दिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है। आप मॉक टेस्ट दो एंड आप मॉक टेस्ट मतलब फर्स्ट मॉक टेस्ट से ही आप एक स्ट्रेटेजी मतलब आपके लिए बिल्ड करो कि आप जब एग्जाम के दिन अपियर करोगे तो आप कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो मेरा ऐसे था कि मैं 3 आवर को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया था। मेरा फर्स्ट आवर में अब मैं कर रहा था कि मेरा फर्स्ट आवर में मैं हर एक एमसीक्यू मतलब 30 का 30 एमसीक्यू कर रहा था एंड विजिट भी कर रहा था। मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन अपियर किया तो मैंने देखा कि हाँ ये मुझसे होगा तो कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आया तो मैं उसको चेक किया कि होगा तो कर लिया, और नहीं होगा तो मैं स्किप करके थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाता था। मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता कि सेकंड क्वेश्चन मैं देखा और मेरे को स्लाइटली भी अंदाजा आया कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे टॉपिक का है ही नहीं। तो मैं मतलब क्विकली मैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता था। तो मैंने ऐसे करके करके मैं 30 क्वेश्चन फर्स्ट 1 आवर में विजिट करने का टारगेट रखता था। तो मतलब मैं जब एग्जाम देता था तो 30 क्वेश्चन में मेरे को फर्स्ट में मतलब जब फर्स्ट मॉक टेस्ट दे रहा था 18 क्वेश्चन होता था। वो मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद वो इंक्रीज होके 20 हुआ, उसके बाद 22 हुआ एंड एक तो टाइम था कि 30 क्वेश्चन में आपको 26 27 भी हो जा रहा है। तो मेरा ये टारगेट था कि 1 आवर में हम हर एक एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिया मतलब विजिट करेंगे।
तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट 2 आवर को ऐसे डिवाइड किया कि जो नेक्स्ट 2 आवर का जो फर्स्ट 30 मिनट है वो हम लोग MSQ पे दे रहा है। तो MSQ को आप जब अपियर कर रहे हो तो MSQ पे आपको क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन पे आपका 4 का 4 ही ऑप्शन विजिट करना पड़ता है। तो आप जैसे MCQ पे फोकस कर रहे हो, MSQ पे ऐसे फोकस करके आपका नहीं होता है। तो आपको 4 क्वेश्चन जब विजिट करना है तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसपे आप 100% कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि आप एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन पे पहुंच के आपको ये लगा कि नहीं मेरे से ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपका ही टाइम नुकसान हुआ कि आप फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन चेक कर लिया एंड थर्ड ऑप्शन नहीं चेक कर पाया, तो आपका एक क्वेश्चन मतलब बर्बाद मतलब वेस्ट हुआ। सिर्फ क्वेश्चन वेस्ट नहीं हुआ, इसके साथ आपका टाइम भी वेस्ट हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, MSQ पे आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो। तो MSQ पे मैं कोई टारगेट नहीं रखा था कि 30 मिनट रखता था कि 25-30 मिनट्स। तो 10 क्वेश्चन पे मैं कोई एग्जाम पे ये भी होता है कि 1-2 क्वेश्चन कर पाया हूँ, कोई एग्जाम पे ऐसे भी होता है कि 8-9 क्वेश्चन हो जाता था, पर 8-9 क्वेश्चन हो जाना MSQ में वो रेयर है। तो आप 5 क्वेश्चन को टारगेट रखो, आप MCQ पार्ट में 30 क्वेश्चन पे 25 क्वेश्चन को टारगेट रखो एंड MSQ पे आप 5 क्वेश्चन के टारगेट रखो, तो 40 क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 30 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद भी आपको मतलब 1 and 30 मिनट आपको रहेगा। तो इस 1 hour 30 मिनट जब आपको रहता है, मैंने इसको और भी डिवाइड किया कि मैंने इस पे जो 1 hour है तो इस पे हम पूरा का पूरा ही नेट पे मतलब अटेंशन दे रहा था। क्योंकि नेट जब आप अपीयर करोगे तो आप देखोगे कि नेट का क्वेश्चन MCQ के जैसा नहीं है, आपको नेट को सॉल्व करना होगा और कोई भी स्टेप पे आपका मतलब मिस्टेक होगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो नेट का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो बहुत अटेंशन से मतलब अटेम्प्ट करो कि आपका मतलब पहला स्टेप लिखो एंड हर एक स्टेप लिख के एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि आप माइंड में एक स्टेप सोच रहे हो और उसके बाद अरे मतलब कोई और कुछ लिख रहे हो। तो आप मतलब आपका प्रॉब्लम में 10 स्टेप है तो हर एक स्टेप लिखो, कोई भी स्टेप जंप नहीं करना है। तो आपको जब भी आप स्टेप जंप करोगे आपका क्या होगा, मतलब हाँ इस क्वेश्चन में आपको ये गलती हो गया, उस क्वेश्चन में आपका ये गलती हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। एंड नेट पे आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा ही आपका पढ़ना है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि वो आपका मतलब आपका एक प्रॉब्लम में आपका वो बॉक्स ऑफ एक्स आया है और आप फाइंड किया है वो एक्स एंड आप एक्स को लिख डाला, तो आपका हो जाएगा मतलब आंसर गलत। आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा कि बॉक्स ऑफ एक्स चाहा है तो बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू ये आएगा एंड आप बॉक्स ऑफ एक्स फिल करोगे, कि ये नहीं कि आप एक्स फिल कर दोगे। तो नेट पे आपका 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन करने में MCQ MSQ से बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपका फुल क्वेश्चन पढ़ना होता है, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होता है, उसके बाद आप फिल करोगे। और उस जब आप नेट फिल करोगे वहां पर कोई इंस्ट्रक्शन होता है कि वो आपको 3 डिजिट में 3 डिजिट पे आपको ऑप्शन आंसर चाह रहा है कि 4 डिजिट पे चाह रहा है कि इंटीजर पर चाह रहा है, इसको आपको फोकस करना होगा। और आप ये स्किल मतलब ये अटेंशन ये आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दे के ही ये इम्प्रूव होता है। तो नेट को हम 1 आवर देते थे, नेट को मतलब 20 क्वेश्चन पे आपका 13-14 तो हो ही जाता था। तो इसके बाद मतलब हम मतलब जब मैं 2 आवर एंड 30 मिनट क्रॉस करता था तो मैंने देखता था कि मेरे को 50 मतलब 60 क्वेश्चन में आपका 42-43 क्वेश्चन हो जाता था। तो अब मैं हर एक क्वेश्चन विजिट कर चुका हूँ, तो मैं जानता था कि कौन सा क्वेश्चन जो मैंने पहले नहीं किया पर अब मैं कर सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इसमें भी इजी है। तो मैं और जो 30 मिनट बचा रहता था तो उस पर और भी 5 से 6 क्वेश्चन करते थे। तो 60 क्वेश्चन पे आपको मेरे को 50 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन हो जाता था। और ये ही स्ट्रेटेजी मैंने जैम मतलब मेरे जैम के एग्जाम का डे पे भी मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया और मतलब एकदम डिटो ही ये फॉलो किया। मैं फर्स्ट दिन से ही ये स्ट्रेटेजी बनाया था एंड ये ही फॉलो किया।
तो आपको आपको मेरे को एमसीक्यू जोन बहुत मतलब कंफर्टेबल होता था, तो कि ये होता है कि मेरे जब एमसीक्यू का क्वेश्चन मैच कर रहा है तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता था। उसके बाद मैं नेट पे शिफ्ट करता था, क्योंकि मैं उस कॉन्फिडेंस से नेट का क्वेश्चन अच्छा कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं एमएसक्यू पे मतलब मेरे को ये नहीं था कि एमएसक्यू पे इतना करना होगा, एमएसक्यू पे जो भी होगा वो एडवांटेज मतलब एडवांटेज पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे। तो आपको फाइंड करना होगा कि आपका कंफर्टेबल पार्ट कौन सा है, एमसीक्यू और एमएसक्यू। एमएसक्यू मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि एमएसक्यू डेंजर जोन है। तो आपको नेट भी आपको हो सकता है, तो आप नेट से स्टार्ट करो। एंड आप मॉक टेस्ट दे के फाइंड कर सकते हो कि आपका कौन सा कंफर्ट जोन है, कौन सा स्ट्रेटेजी आपको कंफर्ट होता है। तो अब मैं एग्जाम का मतलब पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मतलब रिलैक्स रहो, कि आप जून जुलाई से जनवरी तक जो किए हो वही आपको हेल्प करेगा। मतलब एग्जाम का पहले दिन आप बहुत कुछ याद कर लोगे, ऐसे नहीं होता है। तो आपका प्रैक्टिस का बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होता है, कि आपका जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मोड, मीन, मीडियन, ऐसा बहुत चीज है। आपका 10-11 तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। आपका मीन, मीडियन, मोड उसका होता है, उसका कोई सारे प्रॉपर्टी होता है, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। आप याद कैसे होगा, आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो तो उससे आपका वो याद हो जाएगा। मतलब मेरे को भी याद नहीं था जून जुलाई का पहले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बाइनोमियल का मोड क्या हो रहा है, तो ये बीटा का मीन क्या हो रहा है, तो मेरे को भी याद नहीं था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो मेरे को जून जुलाई जब हो रहा था, मेरे को मतलब नॉलेज तो था, पर करने के लिए प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं सुप्रीमम क्लास पे ज्वाइन किया। एंड सुप्रीमम क्लास पे मेरे को बहुत सारे असाइनमेंट दिया था। उसका असाइनमेंट भी बहुत मतलब अच्छा है। तो असाइनमेंट पे हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया, कि मतलब ऐसे करता था कि मैं उठता था और मेरे को लग रहा था कि ये पार्ट मेरे को अनईजी है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इस प्रॉब्लम मैं हैंडल कर नहीं पा रहा हूँ। मैथ पे आपका सीरीज वगैरह था कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या करता था, सीरीज का आपका असाइनमेंट ले लेता था एंड सीरीज वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता था। जो नहीं होता था सर को आस्क करते हैं, सर वन वन मतलब वन वन होके कॉल करके मतलब बोल देते थे कि ये करो, इस साइड से अप्रोच करो, आप तुम ये नहीं देख पा रहे हो। तो वो लोग मेरे को ऐसे हेल्प हेल्प कर रहे थे। तो ये यही है कि आपको जो आपका अनकंफर्टेबल जोन है उस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। अनकंफर्टेबल जो जोन है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, और जैम के लिए तो नहीं ही कर सकते हो। कि आप लोग इस साल पे ही देखा कि 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था बहुत इजी आया था। तो आप जब कोई टॉपिक मतलब अवॉइड करके जाओगे, उसके आपसे 6 मार्क्स इजी इजी क्वेश्चन डाल दिया, तो आपको क्या होगा, आपका 6 मार्क्स का नुकसान होगा। आप 6 मार्क्स मतलब बिहाइंड हो जाओगे और कोई 6 मार्क्स आगे निकल जाओगे। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको हर एक टॉपिक प्रैक्टिस करना होगा, और जो नहीं प्रैक्टिस हो रहा है, जो नहीं याद हो रहा है, तो उसको प्रैक्टिस कर करके ही आप मतलब उस पे अच्छे बन सकोगे। ये नहीं है कि जैम बहुत मतलब बहुत अलग कुछ टॉपिक का क्वेश्चन डाल देगा। जैम क्या करता है, जैम आपका सिंपल प्रॉब्लम ही पूछता है। ये नहीं है कि बहुत एडवांस मतलब लूप लूप बना के क्वेश्चन का लूप बना के आपको क्वेश्चन डालता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। पर वो आपका जो मतलब बेसिक लेवल का नॉलेज है वो चेक करता है, कि आप इसका मीन जानते हो क्या नहीं, आप ये सीरीज कन्वर्ज कब कर रहे हैं ये आपको याद है कि नहीं। तो वो आपको इस लेवल पे फोकस करता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो सब्जेक्ट है उस पे आपको जो बेसिक से ही बेसिक जो नॉलेज है उसको रखना पड़ता है, एंड प्रैक्टिस कर करके आपको वो मतलब याद रखना पड़ता है कि हाँ इसलिए ये हो रहा है। तो और जैम के बाद तो आपको कोई सारे आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा। तो एंड और एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि देखो मतलब बीएससी लेवल के बाद एमएससी लेवल पे कोई सारे एग्जाम होता है, जैम है, आईएसआई है, सीएमआई है, सब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से होता है। तो आपको ये नहीं है कि आपको आईआईटी जाना है,
आपको इससे आपको मतलब आपको आईआईटी जाना है, आपको आईएसआई जाना है, आपको सीएमआई जाना है, इससे आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक भी हो जाएगा तो आप वो आईआईटी पे ही आपको आप अटक के रह जाओगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मतलब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या इकोनॉमिक्स, कि आप स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, आप जो आईआईटी चूज कर रहे हो तो आप आईआईटी क्यों चूज कर रहे हो, कि आप आईएसआई क्यों चूज कर रहे हो। मतलब आपका जर्नी आईआईटी आईएसआई पे खत्म नहीं होता है, बल्कि आईआईटी आईएसआई से ही आपका स्टार्ट होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप आईआईटी क्यों जाना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जैम क्रैक कर लिया, आईआईटी जाऊंगा पढ़ूंगा, आईआईटी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है तो उसके बाद तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे क्या होगा, आप मतलब आप सब्जेक्ट का नॉलेज मतलब कोई मतलब आईआईटी जाने के बाद भी आपको कोई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं आएगा। तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज तो रखना ही होगा कि एग्जाम स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये तभी वर्क करता है जब आपको आपका पास सब्जेक्ट का नॉलेज हो। तो आपको पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो हाँ आप जैम क्लियर कर लेंगे पर उसके बाद आप कुछ नहीं क्लियर कर पाएंगे। जैसे हर हर मतलब आप देखोगे कि मतलब ना मतलब आज का दिन हर एक लोग मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इससे बात कर रहा है कि हाँ हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट कर रहा है, हम लीनियर रिग्रेशन फिट कर रहा है। पर ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन फिट करना कोई बड़ा बात नहीं है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन हर कोई फिट कर देगा, आप कोड कॉपी करोगे रन करोगे फिट हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि क्यों हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट कर रहे हैं, क्यों हम लीनियर रिग्रेशन फिट कर रहे हैं। तो आपको मेथड से कुछ नहीं आता जाता है, मेथड चेंज होता है, पर मेथड के पीछे क्या है आपको उस नॉलेज को आपको बहुत ज्यादा लगेगा। तो जब आप उस नॉलेज को टच करोगे तो उसके बाद आपको मतलब आईआईटी आईएसआई सीएमआई मैटर नहीं करेगा। तो उसके बाद सिर्फ आप ही मैटर करोगे कि हाँ आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है। एंड जब आपके पास वो सब्जेक्ट नॉलेज होगा तो तब आपको मतलब कोई मतलब आप आईआईटी का एक स्टूडेंट से भी आप बहुत अच्छे होगा। मतलब ये नहीं है कि आईआईटी का वैल्यू नहीं है, आईआईटी बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, पर एट द एंड ऑफ द डे आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत मैटर करता है। तो सिर्फ सीखना के लिए और एग्जाम क्रैक करने के लिए आप नहीं पढ़ो। आप मतलब स्टैटिस्टिक्स जो भी फील्ड से आ रहे हो तो उस फील्ड का कोई मतलब अच्छा एसेंस होता है। इस आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स तो सिर्फ 5+5 10 नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत आप रियल लाइफ पे भी देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स भी सेम है कि स्टैटिस्टिक्स आप रियल लाइफ पे कैसे अफेक्ट कर रहे हो, तो आप उस साइड पे जाओ। ये नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ लूंगा तो मेरे को एक अच्छा नौकरी मिल जाएगा, तो उस साइड से आपको मतलब हाँ आपको नौकरी तो मिल जाएगा पर उसके बाद आपको कोई मतलब आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। यही तो मैं जैम 2025 का जो एस्पायरेंट है तो मैं उसको यही कहूँगा कि आप हाँ आप वर्क हार्ड, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है तो हार्ड वर्क करो। एंड आप स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रैक्टिस करो कि स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। मतलब मैं जैम के टाइम पे ही मैं इतना रियलाइज किया कि स्ट्रेटेजी कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको एक स्टूडेंट से एक स्टूडेंट का डिफर करेगा। एंड प्रैक्टिस करना ही होगा, सिर्फ पढ़ने से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन गेट करने से आपको कुछ नहीं होगा। अब जब वो एप्लीकेशन कर रहे हो आपको मतलब हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप जानते हो, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन उसको आप कैसे करोगे। आप जब वो एप्लीकेशन कर रहे हो उस पे ही आपको याद होगा कि इसको इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये रैंडम वेरिएबल बन जाता है। तो आप प्रैक्टिस करो एंड स्ट्रेटेजी बनाओ। एंड और एक बात हम लोग सर बोलता था कि मेडिटेशन करो, तो मेरे को मेडिटेशन नहीं करने का टाइम मिला था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा टाइम बहुत कम मिलता था। तो आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो आप लोग का मैं जानता हूँ कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम्स खत्म हो जाता है, तो उस टाइम को मतलब यूटिलाइज करो कि वो जो गैप है उसको रूटीन स्ट्रक्चर के बढ़ के आप यूज कर सकते हो कि ऐसे इस दिन ये करूंगा उस दिन ये करूंगा ऐसे। एंड एक रोड मैप बनाओ कि आप
जून से लेकर फरवरी तक क्या क्या करोगे, छोटा छोटा गोल बनाओ कि हाँ हम इस वीक पे ये करेंगे, ये मंथ पे ये करेंगे, तो आपको इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हो। तो अब मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है, मैंने नहीं किया था। एंड फरवरी का लास्ट जो वीक आता है, मतलब फर्स्ट वीक जिसके बाद आपका जैम आता है, उस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है एंड आपको छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है। आप कुछ नहीं, मतलब भूलोगे। आप जो इतना दिन करे हो, आप ऑनेस्टली किए हो, तो आपको सब कुछ अंदर होगा, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना होता है। एंड आपका जो मतलब ये तो जून जुलाई से फरवरी एक लंबा 6 मंथ 7 मंथ है। तो उस टाइम आपको बहुत टाइम ऐसे लगेगा कि आपको होगा या नहीं होगा, कि आपका मतलब आपका जो दोस्त है वो कैसे कर रहे हैं। तो देखो, उससे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ आप पे फोकस करो कि आप अच्छे किए हो कि नहीं। मेरे को टारगेट था 100 पे 80 क्रॉस करना, तो मैंने वही टारगेट रखा कि और आप जो 90 कर रहे हैं तो करने दो। आप 80 टारगेट किए हो, 80 प्लस कर जाओ, बस आपको आपको मिल जाएगा जो आप टारगेट कर रहे हो। तो आप मतलब आपसे कंपटीशन करो कि कोई और से, कि उससे नहीं होगा, कि होगा कि या नहीं होगा। तो आप अच्छे एग्जाम दोगे तो आपका हो जाएगा, कोई और से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एंड मतलब मोटिवेटेड रहो कि हाँ आईआईटी तो जाना ही है। हाँ, ये तो सच बात है कि आईआईटी जाने के बाद आपको बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाता है। तो हाँ, जाना तो है, तो इसलिए मोटिवेटेड होके पढ़ो। तो ऑल द बेस्ट।